आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी के समन को हल्के में लेने वाले केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए भी सिसोदिया और संजय सिंह की तरह बाहर आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। ईडी के पास जो सबूत और गवाह हैं, उससे केजरीवाल का फिलहाल छूटना मुश्किल है। वहीं अब ईडी की कस्टडी से केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आई है। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिल्ली पुलिस के एसीपी AK सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने की मांग की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि अदालत लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। केजरीवाल का कहना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान उनके आसपास मौजूद लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये गलत व्यवहार किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी इंचार्ज ने ही किया है। कस्टडी दिए जाने के आदेश में अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पुलिस अधिकारी की शिकायत की गई है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि पेशी के दौरान एसीपी AK सिंह ने उनके साथ मौजूद लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। ये एसीपी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं और उनकी जिम्मेदारी उन्हें कोर्ट लाने और वापस ले जाने की है। सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल की यह शिकायत है कि एसीपी AK सिंह अनावश्यक रूप से कठोर हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अदालत से कहा गया है कि इससे पहले आरोपी मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेशी के दौरान उक्त एसीपी ने उनके साथ भी गलत व्यवहार किया था। इस संबंध में भी एक लिखित शिकायत दी गई थी। लिहाजा कोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। ईडी ने कहा है कि वो पार्टी नहीं, एक कंपनी की तरह चला रहे हैं। पार्टी को साउथ लॉबी से 100 करोड़ नहीं बल्कि 600 करोड़ तक की रिश्वत मिली और उन्होंने गोवा चुनाव में रिश्वत की राशि का प्रयोग किया। गवाहों और आरोपियों के बयानों से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि उनके पास ठोस सबूत है। ईडी ने केजरीवाल का 10 दिन का रिमांड मांगते हुए ये तर्क रखा। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने पूरे मामले को राजनीतिक बताते हुए गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए रिमांड का विरोध किया। लेकिन कोर्ट में केजरीवाल एंड कंपनी की एक नहीं चली और कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने यह भी कहा कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लगातार संपर्क में थे। ईडी ने कहा कि इस घोटाले में शामिल प्रमुख लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और ईडी ने अवैध धन का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। वहीं केजरीवाल के घर से ईडी के अधिकारियों के बारे में 150 पन्ने की एक रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद अब ईडी उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। खबर के मुताबिक सूत्रों की माने तो केजरीवाल शराब घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी एडिशनल डायरेक्टरेट और स्पेशल डायरेक्टर पर नजर रख रहे थे। गुरुवार की रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय ईडी को अरविंद केजरीवाल के घर से ही ये फाइल मिली है, जो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। आपके मुखिया की गिरफ्तारी पर एक तरफ तो पार्टी में खलबली मची हुई है और पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुमार विश्वास ने आपकी बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का ऐसा नाम जो बहुत तेजी से भारत की राजनीति का धुरी बना, लेकिन जितनी तेजी से वो भारतीय राजनीति के धुरी बने, उतनी ही तेजी से वो रसातल पर भी पहुंचे और कहीं न कहीं देश की राजनीति में एक ऐसा चरित्र बन गए जो आए तो थे देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने, लेकिन देखते ही देखते पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त दिखने लगी और लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये व्यक्ति जो देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था, वो खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल चला गया। दरअसल राजनीति की चकाचौंध ने केजरीवाल साहब को पूरी तरह से त्रस्त करके रख दिया और जो केजरीवाल कहते थे कि हम देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, आज वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त दिख रहे हैं। केजरीवाल ने सत्ता के नशे में चूर होकर, या कह लीजिए कि वो खुद के आगे किसी को कुछ नहीं मानते हुए ही अपने पुराने साथियों को पीछे छोड़ दिया, या ऐसा हालात बना दिए गए कि केजरीवाल साहब के पुराने साथी उनका साथ छोड़कर चले गए, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम था कुमार विश्वास का। वहीं अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुमार विश्वास ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर कवि कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कुमार विश्वास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर भगवान को माथा टेकते हुए एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर कर उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर रामचरितमानस की चौपाई के जरिए निशाना साधा। दरअसल गुरुवार रात केजरीवाल को ईडी ने उनके आवास से गिरफ्तार कर दिया। उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को किसी कार्रवाई से राहत देने से मना कर दिया था। इसके कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
उन्हें शुक्रवार 22 मार्च 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं इस बीच आप के नेता आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और अपनी गिरफ्तारी के बाद जरूरी पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, जबकि एक वक्त था जब केजरीवाल विपक्षी नेताओं से इसलिए इस्तीफा मांगते थे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। केजरीवाल का कहना था कि अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब जब खुद की बारी आई है तो वो इस्तीफा देने से भाग रहे हैं। केजरीवाल की ये पुरानी आदत है, वो यू टर्न ले लेते हैं। पहले वो ईडी से भाग रहे थे और अब वो इस्तीफा देने से भाग रहे हैं, लेकिन अब केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। देश के लोगों ने देख लिया है कि कैसे एक नेता जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था, आज वो भ्रष्टाचार में लिप्त दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल एंड कंपनी को झटका दिया है। आपके नेता सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिल जाएगी, लेकिन आपके नेताओं की दाल नहीं गली और अब केजरीवाल अपने मित्र मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ होली मनाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं और दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके नेता बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब केजरीवाल दूसरे नेताओं पर आरोप लगाकर उनसे इस्तीफा मांगते थे, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी हुई है तो आपके नेता छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। वहीं ईडी की टीम के केजरीवाल के घर पहुंचने के बाद आपके नेता केजरीवाल को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इधर ईडी की टीम केजरीवाल की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में जुटी थी तो उधर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम अपने राष्ट्रीय संयोजक को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई और देश की सबसे बड़ी अदालत से तुरंत सुनवाई की मांग की गई। आपके नेता चाहते थे कि केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में ही सुनवाई करे। केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी याचिका रात 8:57 पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिसके बाद रात 9:20 पर आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हमने आज रात ही सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। उसके कुछ देर बाद आतिशी ने एक और पोस्ट में लिखा कि हमारी कानूनी टीम तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के आवास पर जा रही है। मतलब आपके नेता रात में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चाहते थे। आपके नेता केजरीवाल को ईडी के गिरफ्त से छुड़ाने के लिए इतने बेचैन थे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए साफ कह दिया कि रात में सुनवाई नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट में रात में सुनवाई के लिए कोई बेंच नहीं बनी। रात में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपके नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी करवाई है, लेकिन केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें लगातार दूसरे दिन मिली निराशा के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से संरक्षण पाने के लिए केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और केजरीवाल के खिलाफ ईडी की फाइल देखने के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच गई। केजरीवाल तो ईडी के पास नहीं जा रहे थे, ऐसे में ईडी ही केजरीवाल को लेने उनके घर पहुंच गई। वहीं ईडी को एक्शन में देख केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अभिषेक मनु सिंघवी चाहते थे कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति को बदलते हुए पहले निचली अदालत में जाना ही ठीक समझा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी चाहते थे कि सीजीआई खुद इस मामले को सुने, लेकिन सीजीआई ने उनकी याचिका को जिस बेंच के पास भेजा उससे झटका लगने की उम्मीद ज्यादा थी। इसलिए मामले की गंभीरता को भांपते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली अदालत में ही जाना ठीक समझा। ऐसे में खुद इस मामले को ना सुनकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ा झटका दिया है। चुनावी बिगुल बजते ही सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ जहां देश मोदीमय हो गया है तो वहीं विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। सियासी माहौल को भांपते हुए विपक्ष के नेता भागकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा निकाल करके भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गल रही। लोग कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पा रहे और पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ऐसे में हताश परेशान राहुल गांधी अब देश को बदनाम करने का
काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ये आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। देश के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो क्या राहुल गांधी देश को बदनाम करने का काम करेंगे? कांग्रेस अपने आप को कानून से ऊपर समझती है और जब कानून तोड़ने पर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो राहुल गांधी देश पर ही सवाल उठा देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के मामले में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम 2 रुपए खर्च करने के भी मोहताज हैं। कांग्रेस की मीटिंग के दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और तीखा हमला बोला। यही नहीं, सोनिया गांधी ने भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को पंगु करने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक तौर पर कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि 1 महीने पहले कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। यदि किसी संस्था, कंपनी या परिवार के साथ ऐसा हो जाए तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ यही हुआ। इसके बाद भी कोई अदालत, संस्था या चुनाव आयोग इस पर बात करने को तैयार नहीं। सभी चुप हैं, ड्रामा देख रहे हैं। ऐसा भारत में लोकतंत्र है। एक ऐसी पार्टी अपने नेता को कहीं भेज नहीं सकती, रेल टिकट नहीं खरीद सकती जिसे भारत के 20% लोग वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी लोकतंत्र नहीं है जहाँ मुख्य विपक्षी दल के खाते ही बंद कर दिए गए हों। वहीं अब राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ के गबन के मामले में बेल पर बाहर हैं। A to Z तक घोटाला करने वाले कांग्रेस पार्टी के पास इतना फंड है कि वो सिर्फ एक चुनाव नहीं, पूरे विश्व के चुनाव को फंडिंग कर सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सारी समस्या राहुल गांधी के अल्प ज्ञान की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनकम टैक्स के सेक्शन 13A के तहत राजनीतिक दलों पर आयकर नहीं लगता, लेकिन पार्टियों को हर साल ITR फाइल करनी होती है, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करते, तो फिर ये छूट खत्म हो जाती है। राहुल गांधी को अल्प ज्ञान है, उनकी स्टडी हमेशा कमजोर रहती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 6 जुलाई 2021 को आयकर विभाग ने कांग्रेस को असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए नोटिस दिया। यही पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस अफवाहें फैला रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला? आयकर विभाग सही था, तभी तो उनकी अपील हर जगह से खारिज हुई। उनकी ओर से दायर स्टे एप्लीकेशन को ITAT ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद ये लोग हाई कोर्ट तक गए तो 13 मार्च को उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला गलत ढंग से डील किया गया है। कांग्रेस को जब 2021 में नोटिस मिला था तो कांग्रेस में उसी समय लोग क्या सो रहे थे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अदालत और मीडिया पर सवाल उठाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस परिवार ने कैसे 5,000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हथिया ली, उस पर भी केस चल रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब ये लोग देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस का खाता बंद होने का मतलब है कि देश का खाता बंद होना। यही वो सोच है जो मानती थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। राहुल गांधी ये ध्यान रखे कि देश और उनका लोकतंत्र आपसे बड़ा है। इस तरह लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आ गई है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी कि लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कांग्रेस के साथ लोग तो जुड़ नहीं रहे और जो लोग पार्टी में हैं वो भी पार्टी से भाग रहे हैं। हाल ही के दिनों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी पर निशाना साधकर कांग्रेस की आफत बढ़ा दी है। अब इस खुलासे से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है और राहुल गांधी की भी आफत बढ़ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जातिगत जनगणना पर कांग्रेस में कलह उभर कर सामने आई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान पर निशाना साधा है। आनंद शर्मा ने जो चिट्ठी के जरिए बम फोड़ा, उसकी वजह से कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और कहा है कि जाति जनगणना रामबाण नहीं है और ना ही इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। खड़गे को लिखे गए अपने पत्र में आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा करना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अनादर करने जैसा होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बार बार जाति जनगणना कराए जाने के बाद से आनंद शर्मा खुश नहीं है। अब कांग्रेस के भीतर प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक जाति जनगणना पर पार्टी के अंदर की कलह साफ उजागर हो गई है। आनंद शर्मा ने जाति आधारित जनगणना पर केंद्रीय पार्टी के चुनावी अभियान पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अनादर बताया है। आनंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के समावेशी और सर्वव्यापी दृष्टिकोण को याद करते हुए इंदिरा और राजीव गांधी के लोकप्रिय नारों का हवाला दिया और कहा कि पार्टी का वर्तमान रुख पिछले कांग्रेस सरकारों की विचारों के साथ मेल नहीं खाता और इसी वजह से पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को कीचड़ उछालने का मौका
मौका मिल जाएगा। आनंद शर्मा ने इंदिरा गांधी के 1980 के उस नारे को याद दिलाया जब कहा जाता था न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। इसके अलावा आनंद ने 1990 में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी के उस बयान का भी हवाला पत्र में दिया है जहां पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हमारे देश में जातिवाद की स्थापित करने के लिए जाति की परिभाषित किया जाएगा तो हमें समस्या है। अगर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जातिवाद को एक विषय बनाया जाएगा तो हमें समस्या होगी। ऐसे में कांग्रेस खड़े होकर इस देश को विभाजित होते हुए नहीं देख सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने जाति जनगणना पर कांग्रेस के रुख पर आपत्ति जताकर अपनी ही पार्टी की परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि कांग्रेस 2024 के चुनावों से पहले इसे रैली का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी की जितनी आबादी उतना हक की चुनावी पिच को राजनीतिक पंडितों ने पहले ही नाकामयाब करार दिया और अब पार्टी के भीतर इसके विरोध में उठती आवाजों के साथ राहुल का ये अभियान लड़खड़ा सकता है और इसकी वजह से पार्टी के लिए चुनाव में मुश्किल बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।